हेलो एवरीवन, मुनि एजुकेशन पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं 9th क्लास का एक और चैप्टर यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रोब्स। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि माइक्रोब्स की मीनिंग क्या है। तो देखिए, माइक्रोब्स मतलब सिंपल सी बात है कि स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिजम्स, जो भी ऑर्गेनिजम्स है तो उनमें सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिजम्स जिन्हें हम आंखों से देख नहीं पाते, जिन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, उन्हें क्या कहते हैं? माइक्रोब्स। और इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट होगा यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और जो सेकंड पॉइंट है वो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो चलिए फिर इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, देखिए दोस्तों, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो यूजफुल भी होते हैं हमारे लिए। तो उनमें से जो फर्स्ट है वो है लैक्टोबैसिली। द लैक्टोबैसिली कन्वर्ट लैक्टोज मीन्स द शुगर इन द मिल्क इनटू लैक्टिक एसिड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। देखिए, जो लैक्टोबैसिली होता है वो क्या करता है, जो मिल्क के अंदर शुगर होती है उसे क्या करता है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन। एज अ रिजल्ट द पीएच ऑफ मिल्क डिक्रीजेस कॉजिंग कोगुलेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन्स। और इसी की वजह से मिल्क का जो पीएच है वो क्या होता है? कम हो जाता है, और उसी को क्या कहते हैं हम? कोगुलेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन्स भी कहते हैं। Milk proteins are separated from other constituents of milk. This is what happens when milk changes into yogurt. देखिए, जो मिल्क प्रोटीन्स होते हैं वो क्या होते हैं? उनके जो अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स है मिल्क के, उनसे क्या होते हैं? अलग हो जाते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं? दूध से दही बनना। मतलब जो मिल्क जो चेंज होता है योगर्ट में, उसे क्या कहते हैं? मतलब ये जो प्रोसेस है सेपरेट होना, प्रोटीन्स मतलब मिल्क के प्रोटीन जो सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से, उसे क्या कहते हैं? मिल्क चेंजेस इनटू योगर्ट. Yogurt has a specific sour taste due to lactic acid. The low pH destroys harmful microbes present in the milk. देखिए, योगर्ट का जो टेस्ट आपको पता है ये कैसा खट्टा होता है, तो वो किसकी वजह से होता है? लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। और जो पीएच वैल्यू जो होती है मिल्क में, इसके इस प्रोसेस के बाद वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है, और वो क्या करती है? एक्चुअल में जो हार्मफुल माइक्रोब्स होती है उन्हें डिस्ट्रॉय करती है। भी यूजेस क्या होते हैं देख लेते हैं दोस्तों लैक्टोबैसिल के। Various milk products like yogurt, buttermilk, ghee, cheese, श्रीखंड etc. can be obtained by fermentation of milk. देखिए, मिल्क के फर्मेंटेशन से क्या क्या बनता है? जैसे घी हो गया, जो योगर्ट हो गया, श्रीखंड है, चीज जो है वो भी क्या होता है? वो इसी से बनता है, लैक्टोबैसिल की हेल्प से। और जो सेकंड यूज है वो है लैक्टोबैसिल फर्मेंटेशन इज यूजफुल फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ साइडर, कोकोआ एंड पिकल्स ऑफ वेजिटेबल्स एटसेट्रा। जो वेजिटेबल्स का जो पिकल बनाते हैं, मतलब जो अचार बनाते हैं मैंगो का, उसमें भी जो यूज होता है किसका होता है? लैक्टोबैसिल का है। और अगर लार्ज स्केल पे हमें कोकोआ भी बनाना हुआ तो भी क्या यूज कर सकते हैं हम? फर्मेंटेशन ऑफ लैक्टोबैसिल। जो थर्ड पॉइंट है दोस्तों वो है लैक्टोबैसिल एंड सम अदर यूजफुल माइक्रोब्स टेकन टुगेदर आर यूज्ड टू ट्रीट अब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। अगर लैक्टोबैसिल और कुछ नए ऑर्गेनिजम्स को, मतलब जो माइक्रोब्स है उनको अगर मिला दिया जाए तो वो क्या कर सकते हैं? ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। जो हमारे एब्डोमिनल में डिस्कम्फर्ट होगा, कुछ मतलब कुछ प्रॉब्लम होगा, तो उसे भी ये सॉल्व कर सकते हैं। Leavened fodder offered to domestic cattle like cows and buffaloes is fodder fermented with the help of lactobacilli. ये जो फॉडर होता है जो हम उन्हें खिलाते हैं, मतलब जो गाय जो भैंस होती है, उन्हें क्या कर उनके फर्मेंटेशन में भी जो मदद करता है वो क्या होता है? लैक्टोबैसिली. The lactobacilli fermentation process is used to make wine and some types of bread. और इसका और एक जो यूज है वो दोस्तों वो क्या है? जो वाइन होती है उसे भी बनाने में मदद करता है ये लैक्टोबैसिली, और जो ब्रेड होती है कुछ टाइप्स की उनमें भी ये बहुत हेल्पफुल होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों राइजोबियम सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। देखिए, इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है वो देखते हैं। टेक अ plantlet of fenugreek, groundnut or any other bean and sterilize it with a 3 to 5% solution of hydrogen peroxide. हमें क्या करना है? मेथी या फिर जो शेंगदाना है या सोयाबीन है उसके प्लांट को लेना है छोटे से, या फिर उनके पत्तों को क्या करना है? 3 to 5% सोल्यूशन में रखना है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, और उसके बाद क्या करना है? आफ्टरवर्ड्स कीप इट इन अ थिन 70% सोल्यूशन ऑफ इथाइल अल्कोहल फॉर 4 to 5 minutes. Clean the roots with sterile water and take thin sections of the root nodules. Select good section and place it in a solution of safranin for 2 to 3 minutes. उसके बाद क्या करना है? हमें उस सॉल्यूशन को 70% इथाइल अल्कोहल के सॉल्यूशन में रखना है 4 से 5 मिनट के लिए, और उसके बाद जो मतलब जो क्या कहते हैं हम, निर्जंतुक वाटर जो है, मतलब जिसमें कोई भी बैक्टीरिया वो नहीं है, उस वाटर में हमें क्लीन करना है इन रूट्स को, और फिर
उनके थिन पार्ट्स करने छोटे छोटे, और उसके बाद हम एक अगर उसके सेक्शन को लेते हैं और सॉल्यूशन में रखते हैं सैफरन इनके 2 से 3 मिनट तक के लिए, तो उसके बाद हमें कैसे राइजोबियम देखने को मिल सकता है वो देखते हैं। प्लेस द स्टेन सेक्शन ऑन अ ग्लास स्लाइड, cover it with a cover slip and observe it under the compound microscope. The pinkish rod-shaped organisms are the rhizobium bacteria. अब इनके जो हमने छोटे छोटे सेक्शन बनाए थे, जो छोटे छोटे पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया था, जो रूट्स थे उनको, और उसके बाद अगर हम इन्हें माइक्रोस्कोप में रखते हैं और वहां से ऑब्जर्व करते, तो हमें क्या एक पिंकिश कलर का, मतलब एक रॉड शेप जैसा ऑर्गेनिज्म दिखेगा। तो वो क्या होगा? राइजोबियम बैक्टीरिया होगा। तो उसकी फॉर्मेशन आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। रूट नोड्यूल्स ऑफ सोयाबीन प्लांट कैसे होते हैं क्या नहीं। ये जो देखिए, ये जो डायग्राम आपको दिख रही है, ये है रूट नोड्यूल्स है इसके सोयाबीन प्लांट के। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ राइजोबियम। Rhizobia living in root nodules supply nitrates, nitrites and amino acids to that plant and in exchange get energy in the form of carbohydrates from it. देखिए, ये जो राइजोबियम होते हैं वो क्या होते हैं? प्लांट्स के रूट्स पे रहते हैं और वो क्या करते हैं? रूट्स को नाइट्रेट्स अमीनो एसिड्स इनकी सप्लाई करते हैं और बदले में रूट्स से क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में एनर्जी मिलती है इन्हें। तो सच ए म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। और इसी के लिए ये जो एक दूसरे की मदद करते हैं, मतलब प्लांट से उन्हें मतलब एमिनो एसिड नाइट्रेट्स दे के उनसे कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में एनर्जी लेते हैं, इसीलिए क्या करते हैं? इन्हें सिम्बायोसिस कहते हैं। सिम्बायोसिस मतलब जो एक दूसरे की मदद करने वाले। राइजोबिया प्रोड्यूस नाइट्रोजनस कंपाउंड्स फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। और ये जो राइजोबिया होता है वो क्या करता है? नाइट्रोजनस कंपाउंड्स बनाता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से, जो भी एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन अवेलेबल है उससे। हाउएवर, फॉर दिस प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन दे नीड लेग्यूमिनस प्लांट्स लाइक बीन्स, स्वीट पी, सोयाबीन एटसेट्रा। फिर भी ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है, इनके लिए उन्हें क्या जरूरत पड़ती है? जो प्लांट्स है जैसे कि बीन्स हो गए, जो स्वीट पी हो गया या फिर सोयाबीन हो गया, इन जैसे प्लांट्स की उन्हें जरूरत पड़ती है। बीन्स एंड पल्सेस आर रिच इन प्रोटीन्स ड्यू टू द नाइट्रोजनस कंपाउंड्स मेड अवेलेबल बाय राइजोबिया। ये जो बीन्स होते हैं या फिर जो पल्सेस होती है वो क्या प्रोटीन से रिच होती है। क्यों? क्योंकि राइजोबिया उसमें मतलब जो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होते हैं वो उन्हें अवेलेबल कराए जाते हैं। किससे? राइजोबिया की वजह से। आफ्टर हार्वेस्टिंग अ ल्यूमिनस क्रॉप, द लेफ्ट ओवर रूट्स एंड अदर प्लांट पार्ट्स आर डेलिबरेटली डम्प्ड इन फार्म सॉइल टू मेंटेन इट्स बैक्टीरियल पॉपुलेशन. The use of rhizobium has helped to reduce the use of chemical fertilizers and thereby their adverse effects. It has also helped to reduce expenses on fertilizers and thus works to the benefit of farmers. देखिए, ये जो राइजोबियम है वो क्या करता है? हेल्प करता है जो केमिकल फर्टिलाइजर से उनके यूज को कम करने के लिए, और उनसे होने वाले जो एडवर्स इफेक्ट्स है उनको भी कम करता है। और इससे क्या हुआ है? जो एक्सपेंसेस होते हैं फर्टिलाइजेशन करते वक्त, तो वो भी क्या हुए? कम हुए, और इनसे जो फार्मर्स है उनकी काफ़ी हेल्प हुई है। तो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों ईस्ट। देखिए, ईस्ट को समझने के लिए हमें एक एक्टिविटी करनी पड़ेगी। ब्रिंग एक्टिव ड्राई ईस्ट फ्रॉम द मार्केट, मिक्स अ स्पूनफुल ऑफ ईस्ट, 2 स्पून्स फ्यूल्स शुगर विथ अ सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ ल्यूकॉर्म वाटर इन अ बॉटल। हमें क्या करना है? मार्केट से एक्टिव ड्राई ईस्ट लाना है और उसे एक बॉटल में 1 चम्मच ईस्ट का, 2 चम्मच जो है शुगर के, उन्हें क्या करना है? गुनगुने पानी में, ल्यूकॉर्म वाटर मतलब गुनगुने पानी में बॉटल के अंदर मिक्स करना है। फिक्स अ कलरलेस ट्रांसपेरेंट बलून ऑन द माउथ ऑफ दैट बॉटल। व्हाट चेंजेस डू यू ऑब्जर्व आफ्टर 10 मिनट्स? देखिए, फिर क्या करना है? वो जो बॉटल है उसके जो माउथ है उस पर क्या करना है? हमें एक कलरलेस बलून जो है वो फिक्स करना है, और उसके बाद हमें ऑब्जर्व करना है 10 मिनट्स के बाद कि क्या क्या चेंजेस हमें दिखते हैं। मिक्स लाइम वाटर विद द गैस अक्यूमुलेटेड इन द बलून। जो लाइम वाटर होता है उसे क्या करना है? फिर इस बलून में जो भी गैस अक्यूमुलेटेड हुई है उसमें क्या करना है? मिक्स करना है। कलेक्ट दैट लाइम वाटर इन अ बीकर एंड ऑब्जर्व इट। व्हाट डू यू नोटिस? और फिर ये जो लाइम वाटर होगा उसे क्या करना है? बीकर में लेने का एक, और फिर ऑब्जर्व करना है, और उसके बाद हमें जो जो चेंजेस होते हैं उसे ऑब्जर्व करना है। टेक अ ड्रॉप ऑफ द सोल्यूशन फ्रॉम द बॉटल ऑन अ ग्लास स्लाइड, पुट अ कवर स्लिप ओवर इट एंड ऑब्जर्व इट अंडर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और उसके बाद अगर हम इस जो बीकर है उसमें से एक ड्रॉप लेते हैं उस सोल्यूशन का और उसको एक ग्लास स्लाइड पे रखते हैं, और फिर उसको अगर हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करते हैं तो क्या होगा? हमें जो कंपाउंड दिखेगा वो क्या होगा? ईस्ट होगा।
Store the solution in the bottle carefully. Do you see the colorless oval cells of yeast on the bottle? On the slide. Some of those cells may have small round bodies attached to them. These are new daughter cells of yeast in the process of formation. This method of asexual reproduction is called budding. क्या होता है, जैसे हम इसके ड्रॉप को माइक्रोस्कोप के अंदर देखते तो क्या होता है, हमें एक मतलब एक गोलाकार, क्या कहते हैं हम उसे, एक जो हमारा ओवल शेप होता है उसकी तरीके से हमें एक कलरलेस सेल्स दिखते हैं कुछ, तो वो क्या होते हैं, बेसिकली ईस्ट होते। अब इन्हें ऑब्जर्व करने के लिए आपको एक्टिविटी करनी होगी, तो बेसिकली हमारा मकसद जो था वो कि ये ईस्ट कैसे बनता है वो जानना था। और इस जो प्रोसेस है, जो असेक्सुअल प्रोसेस है, इस रिप्रोडक्शन को क्या कहते हैं, उसे बडिंग कहते हैं। ईस्ट इज हेटेरोट्रॉफिक फंगल माइक्रोब दैट ग्रोज ऑन कार्बन कंपाउंड्स। ईस्ट जो है एक हेटेरोट्रॉफिक फंगल माइक्रोब्स है जो क्या करता है, कार्बन कंपाउंड्स पे ग्रो करता है। ईस्ट इज यूनिसेल्युलर फंगस विद 1500 डिफरेंट स्पीशीज इन एग्जिस्टेंस। द ईस्ट सेल इज यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल। देखिए यूकैरियोटिक सेल के बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले। और ईस्ट जो है क्या है, यूनिसेल्युलर है, और जिसकी क्या है, मतलब करीब 1500 स्पीशीज है उसके जो कि एग्जिस्ट करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। In the above experiment, yeast grows and multiplies very quickly due to the carbon compounds in the sugar solution. In the process of obtaining nutrition, yeast cells convert the carbohydrates in that solution into alcohol and carbon dioxide. This process is called fermentation. देखिए जो अभी हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था उसमें क्या होता है, yeast जो होता है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो करता है, क्विकली काफ़ी। क्योंकि उस पर मतलब कार्बन कंपाउंड जो होते हैं शुगर सॉल्यूशन में, उसकी वजह से इसकी ग्रोथ जो है वो काफ़ी तेज़ होती है। और इन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन, जो ईस्ट सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जो है उस सॉल्यूशन में उसको अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं, और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, फर्मेंटेशन। हाउ इज ब्रेड मेड। देखिए ये जो है आपको मतलब घर पे करके देखना है, फाइंड आउट द यूज सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड इन द अबव एक्सपेरिमेंट। Next point is antibiotics. Carbon compounds obtained from some bacteria and fungi for destroying or preventing the growth of harmful microorganisms are called antibiotics. देखिए जो बैक्टीरिया होते हैं और जो फंगा होते हैं उनसे क्या होता है, कुछ कार्बन कंपाउंड्स ऑब्टेन होते हैं जो कि जो हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनको क्या करते हैं, उनकी ग्रोथ को डिस्ट्रॉय करते हैं या प्रिवेंट करते हैं एक तरीके से, उसे क्या कहते हैं हम, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स, अ डिस्कवरी ऑफ द 20th century, have brought about a revolution in the field of medicine. और जो मेडिसिन है उसकी फील्ड में ये काफ़ी मतलब ज़्यादा हेल्पफुल हुआ है एंटीबायोटिक्स। इवन ए डिसीज लाइक ट्यूबरकुलोसिस हैज़ बीन ऑलमोस्ट कम्प्लीटली इरेडिकेटेड फ्रॉम सम कंट्रीज। जो टीबी है जिसे हम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं वो भी क्या है, मतलब एक तरीके से ख़त्म हो गया है काफ़ी कंट्रीज से। एंटीबायोटिक्स मेनली एक्ट अगेंस्ट बैक्टीरिया। देखिए जो बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे लिए मतलब हार्मफुल होता है उसके अगेंस्ट काम करता है एंटीबायोटिक्स। Some antibiotics can destroy protozoa. Some antibiotics are useful against a wide variety of bacteria. जो एंटीबायोटिक्स है वो क्या करते हैं, मतलब उनका अलग अलग काम होता है। जैसे एक जो एंटीबायोटिक है वो प्रोटोजोआ को डिस्ट्रॉय करता है और कुछ एंटीबायोटिक्स जो है वो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं, और उन्हें क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। और इनके एग्जाम्पल्स जो है वो है एम्पिसिलिन, amoxicillin or tetracycline, etc. When the pathogen cannot be identified even though the symptoms of disease are visible, broad spectrum antibiotics are used. Whenever a pathogenic microorganism is definitely known, then narrow spectrum antibiotics are used. Examples are penicillin and erythromycin, etc. देखिए कुछ जो एंटीबायोटिक्स है वो क्या करते हैं, वाइड वेराइटी ऑफ बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करते हैं, जिससे हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम कहते हैं। उसकी एग्जांपल भी हमने देख लिया, एम्पिसिलिन हो गया और टेट्रासाइक्लिन एक्सेट्रा। जो पैथोजन होते हैं जो मतलब हम जिन्हें आइडेंटिफाइड नहीं कर पाते, इवन दो हमें सिम्टम्स भी पता चल जाए डिसीजेस की, तो तब क्या यूज़ करते हैं हम, एंटीबायोटिक्स। और जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है वो क्या इस टाइम पे मतलब यूज़ होते हैं। और whenever a pathogenic microorganism is definitely known, जब भी हमें जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो पता चल जाता है कि कौन सा है, तो हम नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं, जैसे कि पेनिसिलिन हो गया।
Penicillin is a group of antibiotics obtained from fungus Penicillium and is used for controlling the infections caused by bacteria like Staphylococcus, Streptococcus, etc. Medicines containing penicillin are useful to treat certain bacterial infections of the ear, nose, throat and skin, as well as diseases like pneumonia and scarlet fever.